नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी आखिरी विदा। हिंदी साहित्य जगत में डॉक्टर सूर्यबाला का नाम संवेदनशीलता, व्यंग और मानवीय रिश्तों की गहराई के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। उनकी लेखनी में जीवन की सादगी भी है और समाज की सच्चाई का तीखा प्रतिबिंब भी। आज उनकी एक मार्मिक रचना आखिरी विदा सुनिए, जो न केवल रिश्तों की गहराई को छूती है बल्कि दिल में एक लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ जाती है। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष सूर्य बालाजी की कहानी आखिरी विदा। सुबह से 3 बार रपट चुकी थीं वे। एक बार किचन में टंगी जाली की अलमारी से खीर के लिए इलायची की डिब्बी निकालते हुए, दूसरी बार पूजा वाले ताक से भभूति उतारते हुए और तीसरी बार बाथरूम में गीला तौलिया टांगते हुए। ना कुछ खास नहीं, बस जरा सी कूल्हे में चिलक, थोड़ी छिली रक्ताब कोहनी और कनपट्टी पर अलमारी के कोने की खरमोच। लेकिन चोट के दंश और घाव की पीड़ा सहलाने का होश और फुर्सत कहाँ। पति पर इस समय पिता हावी है। उनकी चोट से ज़्यादा एयरपोर्ट पहुँचने में होती देर से चिंतित। चिंताकुल पिता ने घड़ी देखते हुए और हड़बड़ाई उन्होंने एक हल्की कराह के साथ मुस्कुराकर खड़ी होते हुए एक ही वाक्य दोहराया है, 7:45 तक एयरपोर्ट पहुंच जाना है। उसने लिखा तो बार बार है कि आप लोगों को एयरपोर्ट आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, आराम से पहुंच जाऊंगा। पर यह भी कोई बात हुई कि अपनी धरती पर उसके पैर पड़ने के बाद भी पूरे 2.25 घंटे वे दोनों बिना उसे देखे रह जाएं? और उसके घर आने के बाद भी अगर वे रसोई में घुसी खीर पूड़ी, सूखी गीली सब्जियां और किशमिश छुहारे की चटनी बनाती रहीं तो उसके पास कैसे बैठ पाएंगी? पूरे 7 सालों से तिल तिल कर काटते पल और तलफलाती उतावली का एक अनवरत सिलसिला। पिता हो गए पति ने मौन तोड़ा। मेरा ख्याल है कि अब हमें एकदम निकल लेना चाहिए। अरे थोड़ा बहुत उसके आने पर भी कर लोगी तो क्या, कोई मेहमान है, अपना बेटा ही तो है। हाँ, उनका बहुत अच्छा बेटा। सोच करी भीगी किशमिशें जैसे और मीठी हो आईं, निकाल कर छुहारे की चटनी में मिलाईं और उठ लीं। हाँ, ये एयरपोर्ट गवाह है। इसमें समाये समय के प्रवाह को उलीच कर देखें तो सब कुछ बह जाने के बाद भी उन जैसी माँओं की आँखों की कुछ डबडबी बूंदें थमी रह जाएंगी, अपने अपने समंदरों के सच की बानगी के रूप में। हाँ, ये एयरपोर्ट गवाह है। सब कुछ जुटा पुटा कर उसे लैस कर दिया था, सूटकेस से लेकर अचार बढ़िया तक। आखिरी बार आंखों से ओझल होने के पहले कुछ पल खड़ा रहा था, थमकर भरी आंखों से देखा था, फिर पलटकर चला गया था सिक्योरिटी में। कितनी देर लुटे पिटे से खड़े रहे थे दोनों, फिर अचानक ज़मीन थर्राई और एयरपोर्ट के कांच के दरवाजे कपकपाए। अंदर की प्राणवायु को ही जैसे चीरते हुए उड़ गया हवाई जहाज़। चलो लौटो। कंधे पर पति हुआ पिता का हाथ पड़ा था। वही इस बार नन्हे बच्चे से किलके, आ गया प्लेन। भीड़ पर भीड़, चेहरे पर चेहरे, लेकिन बीचों बीच से टकटोर लाई दृष्टि। उचक उचक कर बच्चों की तरह देखते देखते अचानक वो रहा, वैसा ही संजीदा, शांत, थोड़ा और निखर आया सा। उसने जरा बाद में देखा, हाथ हिलाकर मुस्कुराया, लेकिन परेशान भी हुआ। अरे मना तो किया था, खुद टैक्सी लेके आ जाता ना। और एक विनम्र लाचारी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या, खुल से दोनों निहाल बेहाल उसे देखते रहे। इस खिड़की से उस खिड़की जाते, कागज़ बढ़ाते, क्लियर कराते, अंत में आ गया। एक अपनत्व भरी मुस्कान से दोनों को तृप्त करता। बेहद धीमे से साथ आए लड़कों को आंखों में समझाया गया, माता पिता की तरफ इशारा करके। सॉरी, अंग्रेजी में, मैं साथ नहीं आ पा रहा, ओके। लड़के जिंदा दिली से हाथ हिलाते पलट लिए। वो इन लोगों के साथ टैक्सी में आ बैठा, माँ की बगल में। कैसी हो मम्मी? मगन, गदगद, रोमांच, विकल, खुशी का अतिरेक, जैसे सीना फाड़ कर निकल जाने को आतुर। और आप पापा? मैं अचकचा कर आधे शर्माए आधे पुलकित। मैं तो बेटा एकदम फिट हूँ। ये तुम्हारी मम्मी ही दिन रात कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसे खुद बना के खाता पीता होगा, कह कह कर बिसूरती रहती थी। सोते जागते बस एक ही रट। वो हंस दिया उसी संजीदगी से, लेकिन तत्क्षण एक सतर्क अलर्टनेस, उधेड़ बुनसी। इस इतने प्यार के अतिरिक्त को कैसे संभाला जाए, क्या कुछ और कैसे कहा जाए? तब तक माँ ही पूछ रही थी,
तू बता कैसा है। मैं अटपटा सा हुआ या वो, फिर हंसकर, अच्छा हूँ एकदम तुम्हारे सामने। इतना छोटा सा उत्तर, जैसे बहुत बड़ी थाली में एक नन्हा सा कौर। लेकिन इससे बड़ा जवाब आखिर हो भी क्या सकता था। अच्छा हुआ जो पिता ने तब तक इन्फ्लेशन के बारे में पूछ लिया। इन्फ्लेशन के साथ टेररिज्म, सेफ्टी, सिक्योरिटी, कस्टम सिस्टम आदि के बारे में बताता रहा। समझती हैं वे भी तो ये सब। फिर भी थोड़ी ईर्ष्या हुई पितृत्व से। दूर, वे और पति क्या कोई दो हैं। आ गया घर, भर भी गया बैगों, सूटकेसों और पैकेटों से। सब कुछ के बीचों बीच वे अचानक कृतज्ञ मूढ़ सी खड़ी रह गई हैं। क्या दें सबसे पहले खाने को, खीर, दही या फिर दूध में भीगे पुए। अमावट उसे बहुत पसंद है। गजक भी तो, उसकी सारी पसंद की चीज़ें घर में ला कर जमाई हुई हैं। लेकिन वो खाएगा क्या, कैसे मालूम हो। बावली सी उसके सामने ढेर सारी खाने की चीज़ों की सूची दोहरा गई। थोड़ी खिसियाहट भी लगी। वो उसी तरह बेहद नरमी से मुस्कुराया। कुछ भी दे दो, पर ज़रा सा ही, प्लेन में खाया है। कुछ भी आखिर क्या, इतनी सारी चीज़ों में जो उसने 7 सालों में एक बार भी नहीं चखी और उसे बहुत पसंद हैं, लेकिन अब दोबारा नहीं पूछेंगी। दौड़ी दौड़ी जाकर थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें एक प्लेट में सजा लाईं। खुद पर खींची भी। इतना कुछ एक साथ देखकर तो अभी ही से ऊब जाएगा, शायद कुछ भी ना खा पाए। और वही हुआ। अरे इतनी सारी चीज़ें। हंस गया वो, जैसे किसी बच्चे ने प्लेट थमाई हो। थोड़ा सा कुछ लेकर प्लेट वापस कर दी। वे लजाईं, खिसियाई सी प्लेट लेकर वापस चली गईं। मन ना माना। चाय बना दूँ? रहने दो, अभी कुछ खास मन नहीं है। पति ने भी आंखों में भर जा। तुम तो एकदम पीछे ही पड़ गईं। सो चुप हो ली। सब तरफ एक शांत संजीदी चुप्पी पसरी हुई सी। अचानक घर और बड़ा और खाली लगने लगा। कुछ इस तरह जैसे वे सब उस बहुत फैले खालीपन को भरने के लिए एक दूसरे से बचा बचा कर जी जान से कोशिश किए जा रहे हैं। साथ साथ ही डर भी कि कहीं उनमें से कोई ये सूनापन भांप ना ले। लगातार ये सोचते हुए कि अब क्या पूछा जाए, क्या कहा जाए, क्या किया जाए। तब तक उसे याद आया, ठहरो मैं सूटकेस खोलता हूँ। और उसने विदेशी लेबलों से लैस शर्ट, साड़ियाँ, घड़ी, पैंट जैसी तमाम चीज़ों के पैकेट निकाल लिए। फिर उन्हें 2 हिस्सों में कर उन दोनों के सामने बढ़ा दिया। ये पापा आपके लिए और ये तुम्हारे लिए मम्मी। फिर थोड़ी सी बची चीज़ें उनकी ओर बढ़ाता बोला, ये सब जिसे जिसे ठीक समझना दे देना। अब जैसे एक और रास्ता बंद, फिर से बात खत्म। इतने दिनों से जो कुछ एक तेज बहाव के साथ बह जाना चाहता था, वो सब वहीं का वहीं दीवालों में चिन गया हो जैसे। उफ, क्यों नहीं पूछती, क्यों नहीं कहती वो सब जिसके लिए पूरे 7 सालों से तरस रही थीं। समेट लें उसके माथे को अपनी गोदी में, दुलार लें जी भर, या फिर रो ही लें हिलक हिलक कर। कि कैसे आधी आधी रातों अचानक बड़ी धड़कनों के बीच नींद खुल जाती, एकदम से हौस उठती कि तू क्या कर रहा होगा। रात का दिन, दिन की रात होता है ना वहाँ, तो जागा कि सोया, कैसा लगता होगा। और फिर एकदम से उसे देखने की बेकली तलफला उठती। तकिया भीग जाता, पिता भी न जान पाते। लेकिन कहा सिर्फ इतना, नहाएगा तू? नहा लूँ? ना मानो तो रहने दे। हाँ, थोड़ी सी सुस्ती लग रही है और नींद भी। ओह, कितनी स्वार्थी हैं वे भी। उसके जेट लैग वाली बात तो एकदम भूल गई थी। 1.5 दिनों के रात दिन का उलटफेर उसे बुरी तरह थकान और नींद से बोझिल कर रहा होगा। हड़बड़ी मच गई उनके अंदर बाहर। जल्दी से जल्दी खाना गर्म करके लगाने की उतावली, या फिर उस सनाके से उबरकर अति व्यस्त हो जाने की तृप्ति। डोंगे पोंछे, सजाए, रसे का नमक दोबारा आंखें बचाकर चखा। हड़बड़ी में 2 बार जलीं, 2 बार जलते जलते बची, 3 बार ऐनक रख रख कर भूली। बिना ऐनक काम करने की कोशिश में एक आध चीज़ें डोंगे से छलकी भी। 7 साल पहले भी तो यही सारी चीज़ें बनाई थीं, पर कुछ भी जला छलका नहीं था। रुआसी सी हो आई। पति को बुलाया, वो भी दौड़ा आया। क्या क्या हुआ? लाओ मैं ले चलता हूँ। लेकिन तुमने इतना सब क्यों बनाया? सब कुछ एक साथ ही। उसके कहे में प्यार ज़्यादा था या परेशानी और खीज? पर तुरंत के तुरंत वो सब छुपा बुजुर्गियत से भरी एक समझदार सहानुभूति झलकी उसके चेहरे पर। संभाल संभाल कर मेज पर माँ को परसने में मदद करता रहा। ज़्यादातर चीज़ तो उनके भरपूर परसने के पहले ही लपक कर, लाओ मैं खुद ले लेता हूँ।
ना, यानी अपनी ज़रूरत मुताबिक, बहुत ज़रा सा। अच्छा, बहुत अच्छा बना है सब कुछ, खीर रख देना, शाम को भी खाऊंगा, लेकिन अभी बस 2 चम्मच। उन्होंने लक्ष्य किया, वो मुश्किल से खा पा रहा था, थकान और नींद से बोझिल। जा सो रहे, 3 रातों का उलटफेर। सो गया वो, पति भी। वे टेबल किचन सलटाती रहीं, पोंछना पाछना, बचा कुचा समेटना, बीच बीच में जाकर हौले से कमरे में झांकाना, कहीं उठा तो नहीं वो, कहीं जागा तो नहीं, उसे कुछ चाहिए तो नहीं। शरीर थकान से लस्त, लेकिन मन बौड़ियाया पाखी, घूम फिर कर वहीं। खींच कर खुद को ही फटकारा। अब जब मोहलत मिली है तो क्यों नहीं 2 घड़ी हाथ पैर सीधे कर लेती। पहर बीतते न बीतते फिर शाम के चरखे शुरू हो जाएंगे। सोच कर पड़ रहती हैं चटाई डालकर, वहीं उसके कमरे के आसपास। कहीं उसे कुछ चाहिए हुआ तो। संकोच के मारे उन्हें जगाएगा नहीं, वो जानती हैं। पर पड़े पड़े भी आंखें कहाँ झपीं। दृष्टि पंखे से बल्ब, बल्ब से रोशनदान और रोशनदान से धूप के फूल टटकोरती रहीं। बचपन में 2 के पहाड़े से भी पहले अद्धे पौने के पहाड़े रटाए गए थे। समय बिल्कुल उन्हीं अद्धे पौने के बीच से गुजर रहा था। एक एक घड़ी ज़रूरत से ज़्यादा टिकती हुई। समय जैसे गुफा हो और वे घुट रही हों उसमें। शापित हो रोशनदान, घड़ी, पंखे और छनकर आते धूप के फूल टटकोरने के लिए। अचानक रोशनदान पर नज़र पड़ते ही चिहुक सी गईं। कहीं धूप की चौंध तो नहीं आ रही है उसके बिस्तर पर। बिस्तर पर तो आँखों पर भी। उसे पर्दे खींचने को कह देना चाहिए था। चलो खिड़की या पर्दा बंद कर दूं, बहुत आहिस्ते से। और जग गया वो, कुनमुना कर उठा। अपराधनी सी पकड़ी गई वे, कोसने लगी खुद को ही। जाने मुझे क्या सूझी पर्दा खिसकाने की। लेकिन वो संयत भाव से उठ जाता है। कोई बात नहीं, फिर सो लूँगा। चाय लाऊं? हाँ लाओ। उसके जाने पर वो नींद से बोझिल आंखों पर पानी डालता रहा। वे उमकती हुई चाय के साथ वापस ढेर सारी चीज़ें सजा लाती हैं। ओह मम्मी, वो परेशान सा हंसता रहता है। अभी इतना तो खाया ना, बस चाय। उसके चेहरे की अकुलाहट लक्ष्य करता वो खुद ही चुप्पियों के बीच बड़े यत्न से पूछता है, और मम्मी कैसे हैं सब लोग? बवंडर, तूफान, आंधी कैसी हलकोर सी मचाता है ये सवाल। यही एक वाक्य जब वो महीने 15 दिनों पर फ़ोन पर पूछता था तो उनका रोम रोम तृप्त हो जाता था। सवाल अपने आप में खुशखबरी हुआ करता था। उतनी दूर से वो सबकी कुशल क्षेम के लिए अधीर है। आधे मिनट में वे जल्दी से सभी के कुशल क्षेम आशीष पहुंचाती। विभोर गदगद ये भी कि वो चिंता न करे, अच्छे से रहे। ओके मम्मी। लाइन कट जाती थी। उसकी आवाज़ का छोर हाथ से छूट जाता था। तब भरपूर तृप्ति के बीच भी अंदर एक बेबसी निचुड़ती थी। वो कितना कुछ पूछना चाहती हैं, वे कितना कुछ बताना चाहती हैं, लेकिन आज जब वो एकदम उनके पास आ गया और पूरे इत्मीनान से चाय की चुस्कियों के साथ पूरा समय देता उनसे पूछ रहा है, और मम्मी कैसे हैं सब लोग, तो वो एकदम चुप सी हो रही हैं। उन्हें लगने लगता है जैसे इस सवाल के साथ जुड़े सारे सरोकार ख़त्म हो चुके हैं। नहीं, छी, ये बात नहीं। असल में उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस सवाल के जवाब के सिलसिले को कहाँ से शुरू करें। फ़ोन पर अच्छा रहता था, एकदम हड़बड़ी में जल्दी से काट कर थमाया, समय का एक छोटा सा टुकड़ा भरी। लेकिन अब समय तो इफ़रात में। फिर क्यों नहीं निश्चय कर पा रही कि कितना बड़ा या कितना छोटा जवाब उसे चाहिए। हठात उन्हें लगता है सारे अंतहीन सिलसिले एकदम से ख़त्म होने को आ गए। समझ रहा है शायद वो भी, इसीलिए मन मन कुछ ठीक ठाक ज़्यादा विश्वसनीय सवालों के जुगाड़ कर रहा है, आत्मीयता और सरोकार भरे। बिजनौर वाली मामी कैसी है मम्मी? और रचना की शादी? बात तो चल रही थी कई जगहों पर। जो भी लड़के अच्छे मिलते हैं उनकी उम्र रचना से कम ही ठहरती है। दद्दा के गुजरने के बाद खुद भी इधर बीमारी चल रही हैं। ओह, एक दिन जाकर आऊँगा। और अविनाश चाचा, रतलाम वाले फूफा जी और उनके भाई, उनकी लड़की, उनके देवर। गढ़ी हुई जिज्ञासाओं का एक समूचा सिलसिला। सवाल ऐसे चल रहे हैं जैसे रुक रुक कर किसी तरह मरम्मत करके चलाने के लायक बनाए गए कलपुर्जे नहीं। साहब ठीक ठाक तो हैं, बढ़िया से काम ले दे रहे हैं कलपुर्जे। एक अजीब सी घबराहट पसर रही है। अब इसके बाद क्या सचमुच सारे सिलसिले ख़त्म? क्या इन्हें वापस उस छोर से नहीं बांधा जा सकता जहां ऊदे स्वेटर पर सफ़ेद ऊन से उसके नाम का पहला अक्षर बुन दिए जाने पर उसके आंखों की खुशी छुपाई नहीं छुपती थी? डर भी तो नहीं छुपता था जब अगिया बैताल का डरावना सपना देखकर उनकी बाहों में दुबक जाता था? या फिर
दवात सहित पूरी स्याही उलट जाने पर पापा तक बात ना पहुंच पाने का वायदा, इन जैसे या इसके अलावा भी कहीं भी जाने कुछ भी पाने की आश्वस्ति। सीधा हट, सीधा आक्रोश और सीधा प्यार पाना या जताना भी इतना कठिन सा क्यों हो उठा है? कहीं ये सिलसिले एक तरफा तो नहीं हो गए हैं? मात्र उनकी भावनात्मक तृप्ति के लिए जुटाई जाने वाली समिधा, अन्यथा जो कुछ है जितना भी वो खुलकर सामने क्यों नहीं आता? अचानक उन्हें लगा इतना आसान नहीं है किसी रिश्ते को एकदम पोटली की तरह खोल देना, खोलकर भर हाथों और छितरा देना। खुद वे ही क्या कर पा रही हैं? शायद कुछ रिश्ते ज़िंदगी की नींव का काम देते हैं, फिर नींव चिंती चली जाती है और ऊपर पुख्ता दीवारें उठती जाती हैं। एक नई इमारत, एक नई दुनिया, आपसे आप, एक विकास यात्रा उम्र के पड़ावों पर ठहर ठहर कर चलती हुई। एक तरफ केंचुल सी छूटती जाती उम्र और दूसरी तरफ अतीत की गली में भटकते माँ बाप। 7 वर्ष का लंबा समय उसे भी बहुत आगे ले जा चुका है। अब उसे बहुत झुककर, बहुत पीछे मुड़कर छूनी पड़ती है एक एक छूटी चीज़, रिश्ते, प्राथमिकताएं। और वो किस कदर बेइंतहा कोशिश कर रहा है। हठात दया सी हो आई उस पर, एक अन्याय सा होता लगा। टटोला, तू थक गया होगा ना? ना, नहीं तो, बल्कि तुम ज़्यादा थकी लग रही हो। मैं तो अभी कितनी देर भी बातें कर सकता हूँ तुमसे। उफ, कितनी जद्दोजहद के बीच से की गई एक ईमानदार कोशिश। तुझे सब कुछ बदला बदला सा लग रहा होगा ना? वो झिझका, सहमा। हाँ, थोड़ा थोड़ा, बहुत दिनों बाद लौटा हूँ ना। उन्हें लगा पूछ पाता तो शायद ये भी पूछता कि कितने पीछे लौटा ले जाना चाहती हो तुम मुझे। आगे पीछे एक साथ चलने में मुश्किल भी तो पड़ती है। तुम्हारे लिए आसान है माँ, निरंतर पीछे की अतीतगामी यात्राएं, क्योंकि वर्तमान और सामने आते भविष्य का अकेलापन और सन्नाटा तुम्हें आतंकित करता है। इसलिए तुम निरंतर चहल पहल भरे अतीत में ही पनाह ढूंढती हो। लेकिन मैं तो सिर्फ अतीत या वर्तमान में नहीं रुक सकता ना। मेरे लिए तो समय और उम्र चढ़ते हुए सूरज की सीढ़ियाँ हैं। बेल बजी। सिर्फ पिता रह गए पति लौट आए थे। एक छुटकारे की सी सांस हल्की हो आई, लेकिन तत्क्षण अपने आप से कोई चोरी से करते पकड़ जाने का एहसास। हल्कापन यानी छुटकारा। अपने बहुत अच्छे बेटे के पास से हट आने पर वो 3.5 दिन रहा। वे चिमटे कलछी से हाथ जलाती, पुए तलती रहीं, बादाम की कतलियाँ बुरकती रहीं, उससे कपड़े बाथरूम में छोड़ देने की जिद करती रहीं। उसे 7 साल से छूटी कपड़े की अलमारी में कपड़े टांगते, शीशे में कंघी करते देखती रहीं। देख देख कर निहाल होती रहीं, जगते में ही नहीं सोते में भी। बीच बीच में कमरे में झांक देख जाती रहीं। लेकिन अंतिम दिन आधी रात जब उद्विग्न पिता ने डूबी सी आवाज़ में उनके कंधे पर हाथ धरकर कहा, कैसा लगता है ना, कल चला जाएगा वो, तो उनकी आंखों में जो 2 भरपूर आंसू डबडबाए उन्हें पिता ने शायद नहीं समझा। पिता ने समझा ये तो होना ही था, बेटा जाता है सुबह, फिर न जाने कितने सालों के लिए। इसलिए दिलासे की थपकी दी, घबराओ नहीं, फिर से कुछ ही सालों में लौट कर आएगा ना। जैसे इस छाती पर जैसे कोई समंदर हरहरा उठा। पछाड़ खा खा के लहरें चकनाचूर होती रहीं। बोल पाती तो कहती, नहीं, और कितनी बार लौटाएंगे हम उसे, और कहाँ तक। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्यबाला जी की लिखी हुई कहानी आखिरी विदा। विदेश में बसे बेटे के विरह से व्याकुल माँ की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करिएगा, और हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।